समोसा कचौड़ी ज़्यादा खाने से पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होता है एसिड से और इसे ठीक करता है एंटासिड जिसमें होता है बेस। वैसे आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th साइंस एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। एसिड, बेस और सॉल्ट्स ये होते क्या है ये तो हम बाद में देखेंगे, बट पहले ये देखना जरूरी है कि हम इनके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं, राइट? तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसिड्स हैं या फिर जो बेसिस हैं, एंड लेट मी टेल यू ये सारी चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे अगर बात करो ऑरेंज की, संतरे की, या फिर लेमन की, या फिर आंवला की, ये सारे इन सारे फ्रूट्स में होता है एक एसिड, टू बी मोर स्पेसिफिक सिट्रिक एसिड। इसी की वजह से इनफैक्ट इन फ्रूट्स को सिट्रस फ्रूट्स भी कहा जाता है। तो है ना एसिड हमारे आसपास। इतना ही नहीं, अगर बात करें बहुत से फर्टिलाइजर्स की जो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनमें भी होता है एसिड्स। हमारे पेट के अंदर होता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करता है। अगर बात करें बेस की तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, एंटासिड, इन सारी चीज़ों में होता है बेस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास इतने सारी छोटी बड़ी चीज़ों में एसिड्स और बेसिस पाए जाते हैं, तो भाई इनके बारे में पढ़ना वर्थ इट तो है। तो चलो अब देखते हैं कि एसिड होता क्या है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सेस ऑफ H+ आयंस होता है, हाइड्रोजन आयंस एक्सेस में होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि यार उसमें इतने H+ आयंस होते हैं ना कि जब भी ये किसी सॉल्यूशन में या वाटर में डिसोशिएट करते हैं, ये टूटते हैं, तो ये H+ आयंस रिलीज करते हैं। तो इट इज़ लाइक कि अगर किसी के पास कोई पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हो, तो क्या होता है, वो हमेशा मौका ढूंढता है कि कब वो उन चीज़ों को वो अपने से दे दे, किसी और को दे दे, क्योंकि उसके पास वो बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है। तो कुछ ऐसा ही एसिड के साथ होता है, क्योंकि उनके पास एक्सेस में होता है H+ आयंस, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एसिड्स। एसिड्स की अगर टेस्ट की बात करें तो दे आर सार इन टेस्ट। इनफैक्ट आप खुद मिला के देख लो, चाहे नींबू हो, चाहे संतरा हो, चाहे आंवला हो, ये सारे टेस्ट वाइज खट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एसिड होता है। तो चलो भाई अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एसिड्स। अब आप सोचोगे कि मैम केमिस्ट्री में हिस्ट्री क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है एसिड्स की। तो एसिड्स क्या हैं? ये जो खोज है, ये खोज शुरू हुई थी कई सालों पहले, मतलब इन 1700s, उससे भी पहले शुरू हुई थी, और ये चलती रही अप टू 1900s, जब अलग अलग जगह से अलग अलग साइंटिस्ट्स आते गए जो एसिड के अलग अलग डेफिनेशन देते गए। एंड यू विल सी कि कैसे विथ टाइम ये डेफिनेशन चेंज होता गया। तो शुरुआत की ग्रीक्स ने कहा कि यार एसिड को जो है हम डिफाइन करते हैं बाय रिएक्शन और बाय टेस्ट, कि भाई जो भी सामान खट्टा है वो एसिड है, ठीक है। कुछ सालों के बाद आए लैवोशियर, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, एसिड है कि नहीं ये हम बताएंगे स्ट्रक्चर से। जिस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है वो एसिड है, ठीक है। उसके भी कुछ सालों के बाद आए डेवी ने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के होने से कोई सब्सटेंस एसिड होता है। तो डेवी ने बस इतना ही बोला, बट उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी कि भाई तो कौन एसिड होगा, राइट? बस उन्होंने क्या किया, लैवोशियर ने जो बोला था उसे गलत बता दिया। उसके कुछ सालों के बाद आए वॉन, जिन्होंने बोला कि यार ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन का प्रेजेंस बताएगा कि कोई एसिड है या नहीं, मतलब जहां पर हाइड्रोजन है वो एसिड है। इसके बाद आए आर्हेनियस ने बोला, मतलब इसी को थोड़ा ट्विस्ट किया, आर्हेनियस ने बोला कि नहीं, जो चीज़ें, जो सब्सटेंसेस H+ रिलीज करती है इन सॉल्यूशन वो एसिड है, ठीक है। तो मतलब आर्हेनियस की एसिड की जो डेफिनेशन थी ये कंप्लीटली वाटर पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि उनका डेफिनेशन ही कहता था कि भाई उस सब्सटेंस को सॉल्यूशन में होना है, वाटर में हो के अगर वो H+ देता है तो तभी वो उसे हम एसिड कहेंगे। इसके बाद आए एल्बर्ट FO, उन्होंने बोला कि आर्हेनियस की बात तो सही है, बट उन्होंने आर्हेनियस के डेफिनेशन को ही थोड़ा सा जेनरलाइज कर दिया फॉर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब आर्हेनियस की डेफिनेशन सिर्फ वाटर के लिए थी, और वाटर एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट बोले तो जिसमें प्रोटॉन हो, जिसमें H+ हो, दैट इज
प्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक मतलब जिसमें H प्लस ना हो, जिसमें प्रोटॉन ना हो। तो आर्हेनियस ने बोला कि नहीं, सिर्फ वाटर ही नहीं, किसी भी तरह के सॉल्वेंट पे अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन का कैटायन डिलीवर करता है, हाइड्रोजन का कैटायन देता है, तो वो एसिड है। इसके बाद आए कुछ सालों के बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी, जिन्होंने बोला कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयंस डोनेट करे, जो हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करे, उन्हें हम कहते हैं एसिड्स, और इन्हीं हाइड्रोजन आयंस को जो एक्सेप्ट करे उन्हें हम कहते हैं बेसिस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर HCl और NaOH को हम ले लें, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, HCl अपना H प्लस डोनेट करता है, तो यानी कि HCl क्या हो गया इस डेफिनेशन के हिसाब से एसिड, क्योंकि ये अपना H प्लस डोनेट कर रहा है। और ये H प्लस एक्सेप्ट कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे सोच करके, NaOH जो है इस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये H प्लस OH के साथ जाके H2O बना रहा है, राइट। सो विच मीन्स दैट NaOH जो है ये क्या है, ये एक बेस है। तो इस तरीके से फाइनली ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी का जो एसिड का डेफिनेशन था वो काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल था कि हाँ भाई, इस तरीके से हम एसिड और बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया, एसिड क्या है जो H प्लस आयंस दे, और बेस कौन है जो H प्लस आयंस ले। तो बच्चों अब एसिड क्या होता है ये तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है जिसमें एसिड होता है उनमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, है ना। इट विल बी इंटरेस्टिंग। लेट्स से वी टॉक अबाउट द स्टमक एसिड, जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला था। स्टमक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अगर बात करूँ एसिड की जो प्रेजेंट होता है कार बैटरीज में, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर बात करें फर्टिलाइजर्स की, जो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनमें होता है कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। सिट्रस फ्रूट्स की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है सिट्रिक एसिड। अगर बात करें लेट्स से विनेगर की, विनेगर में भी एसिड होता है, यस, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। इसके अलावा अगर हम बात करें एस्पिरिन की, दवाई के तौर पर सुना होगा नाम एस्पिरिन। एस्पिरिन में होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। विटामिन सी में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर जो भी आप पीते हो, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कार्बोनिक एसिड। एसिड्स को हम कई कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके जो क्लासिफिकेशन है इसके भी कई सारे बेसिस हैं। जैसे अगर हम एसिड के स्ट्रेंथ की बात करें कि भाई कौन सा एसिड कितना पावरफुल है, उसके बेसिस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगर बात करें एसिड के कॉन्सेंट्रेशन की, राइट, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर बात करें एसिड्स के ओरिजिन की, ये एसिड आया कहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। अगर बात करें स्टेट की, मतलब ये सॉलिड फेज में है या लिक्विड फेज में है या गैस फेज में है, तो उस बेसिस पर हम इसे 3 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, सॉलिड एसिड, लिक्विड एसिड एंड गैसियस एसिड। तो चलो बच्चों सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन ओरिजिन, कि ये एसिड आया कहाँ से, राइट, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। बेस्ड ऑन दैट हम इन्हें 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड उस एसिड को कहते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स से ही ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एसिड्स होते हैं ये जनरली वीक एसिड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। दूसरी तरफ मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स से नहीं आए होते हैं। तो इस तरह के एसिड्स जो होते हैं ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, इनफैक्ट ये कोरोजन कर सकते हैं। तो मिनरल एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ों से नहीं पाया जाता है। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसके हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं इनटू देयर आयंस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में ले तो ये पूरी तरह से H प्लस और Cl- में डिसोशिएट कर जाते हैं। कुछ और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि H2SO4, नाइट्रिक एसिड जैसे कि HNO3। दूसरी तरफ वीक एसिड्स मतलब जो कमज़ोर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखेंगे बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, अगेन 2 टाइप्स, डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। नाम से ही पता चल रहा है डाइल्यूट एसिड मतलब जब हम किसी चीज़ को डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का, वो एसिड बहुत कम है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, दैट इज डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड को ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मान लो आपके पास एक लेट्स से
आपने रसना बनाया है या कुछ भी इस तरह का आपने जूस बनाया है, अब उसमें अगर आप खूब सारा पानी डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा, मतलब उसमें पानी बहुत ज़्यादा है और जो मेन चीज़ है वो बहुत कम है। तो उसी तरह डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि उसमें एसिड बहुत कम है और उसमें सॉल्यूशन जो है ना, एक्वस सॉल्यूशन जो है उसके मुकाबले उसमें जो एसिड है वो बहुत कम है, दैट इज़ डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है एक्वस सॉल्यूशन में वो बहुत ज़्यादा हाई है। इनफैक्ट कभी केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा डाइल्यूट H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐसे लिखा रहता है, राइट, विच मीन्स कि एक डाइल्यूट है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा वो एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पूरा उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से बहुत ज़्यादा बच के रहना होता है, बिकॉज यू नो इफ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इफ इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। तो चलो अब देखें टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन स्टेट। सॉलिड एसिड के एग्जाम्पल्स जैसे कि सल्फेनिलिक एसिड, जैसे कि HiO3, ये कुछ सॉलिड एसिड्स हैं। लिक्विड एसिड्स की अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl। यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी मैं, HCl इज़ बेसिकली हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज़ अ गैस, लेकिन इसका सॉल्यूशन इन वाटर इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर बात करें गैस एसिड की, जो गैशियस फॉर्म में एसिड एग्जिस्ट करता हो, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एसिडिक इन नेचर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज़ अगेन अ गैस एंड इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो एसिड की कहानी तो हमने लगभग सुन ली, अब बारी है बेस की। तो बेस क्या होता है, सबसे पहले इसके टेस्ट की बात करेंगे। जैसे एसिड्स खट्टे होते हैं, ऐसे ही बेसिस जो होते हैं ये कड़वे होते हैं। यस, दे आर बिटर इन टेस्ट एंड दे आर सोपी टू टच। अगर उन्हें टच करोगे ना तो वो थोड़े से, जैसे साबुन टच करने से कैसा फील होता है, थोड़ा सा ऐसे स्लाइमी स्लाइमी टाइप की फीलिंग आती है, राइट। तो बेसिस का नेचर भी कुछ वैसा होता है। तो चलो अब थोड़ा सा साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो देखो बेसिस के ना दो डेफिनेशन है। एक ओल्ड डेफिनेशन है, पहले ऐसा कहा जाता था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन है वो बेस है। लाइक जैसे एसिड में था ना कि जिसमें एक्सेस ऑफ H प्लस आयन है वो एसिड है, तो जिसमें एक्सेस ऑफ OH माइनस है वो बेस है। ठीक है, जैसे कि NaOH, इसमें एक्सेस ऑफ OH माइनस है तो ये बेस है। ओके, लेकिन बाद में एक न्यू डेफिनेशन आया जिसने कहा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे वो बेस है। ठीक है, अब देखा जाए तो 90% ऑफ द केसेस में ना ओल्ड डेफिनेशन भी ट्रू होता है। ठीक है, जैसे कि NaOH की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक्सेस ऑफ OH माइनस भी है और ये H प्लस को एक्सेप्ट भी करता है, मतलब ये ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन दोनों के लिए ट्रू है। बट जो न्यू डेफिनेशन है ना दैट इज ट्रू इन 100% ऑफ द केसेस। तो यानी कि ज़्यादा फुल प्रूफ कौन सा वाला डेफिनेशन हुआ, न्यू डेफिनेशन। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस को एक्सेप्ट करे, एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि NH3। NH3 एक बेस है, लेकिन क्या NH3 में OH माइनस दिख रहा है एक्सेस में? नॉट रियली। तो यानी कि ओल्ड डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट इट इज स्टिल अ बेस। लेकिन न्यू डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। NH3 जो है ये H प्लस को एक्सेप्ट करके NH4 प्लस आयन बनाता है, राइट। तो दैट मीन्स ये कौन सा डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हुए बेस है, न्यू डेफिनेशन। तो इसी वजह से मैंने कहा कि बेस का जो बेहतरीन डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करे। तो अब एसिड और बेस समझ में आ गया। एसिड के पास भैया बहुत H प्लस है तो एसिड बोलेगा कि भाई तू ले ले, बेस बोलेगा कि ठीक है मैं तो H प्लस आयन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो बेस उस H प्लस को ले लेगा। तो एसिड और बेस की यही कहानी है। इनफैक्ट चूंकि हम यहाँ पर बेसिस की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे बेसिस भी होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल नाम रख दिया गया है एंड दैट इज एल्कलीज। उन्हें एल्कलीज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये कुछ एल्कलीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो भाई अब कुछ ऐसे कॉमन बेसिस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा। अगर आपने कभी केक बनाया हो या कभी मम्मी को केक बनाते हुए देखा हो तो पक्का देखा होगा कि उसमें बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये एक बेस है। अगर बात करें एंटासिड की, मैंने बताया था ना जब एसिडिटी से लोग परेशान रहते हैं तब वो क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, और एंटासिड में पाया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी एक बेस है। अगर बात करें कॉस्टिक लाइम या फिर प्लास्टर की तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच अगेन इज अ बेस। ब्लीच विच इज सोडियम हाइपोक्लोराइड इज अगेन अ बेस। डिश डिटर्जेंट
यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, ये भी एक बेस का एग्जाम्पल है। तो देखो ऐसे ही देखते देखते हमने अपने आसपास की कितनी सारी चीज़ें देख ली जो हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं, और वो सारे बेसिस हैं। एसिड्स की तरह बेसिस को भी हम स्टेट, कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग मजबूत बेस। मजबूत बेस कौन होगा? जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा, जैसे कि NaOH, ये पूरी तरह से Na+ और OH- में टूट जाएगा, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी तरफ वीक बेस कमजोर, यानी कि पूरी तरह से ये डिसोशिएट नहीं कर पाएगा, जैसे कि NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो पूरी तरह से NH4+ और OH- में डिसोशिएट नहीं कर पाता है। दूसरा कैटेगरी या फिर दूसरा बेसिस है कॉन्सेंट्रेशन। बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, अगेन बेसिस दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट बेस एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस। डाइल्यूट बेस मतलब जिन एक्वस सॉल्यूशन में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कलीज हो। अब यहाँ पे एल्कली वर्ड क्यों यूज किया, अब बताओ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं, राइट। अगर हम कह रहे हैं कि कोई बेस एक्वस सॉल्यूशन में है तो जाहिर सी बात है कि वो बेस वाटर के साथ सॉल्यूबल है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द टर्म एल्कली। तो अगर एल्कली का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है देन दैट इज़ अ डाइल्यूट बेस। अगर एल्कली का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है देन दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो देखो कॉन्सेप्ट वही है जो एसिड के केस में था। अगर बात करें स्टेट की, तो सॉलिड बेस का एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिक्विड बेस का एग्जाम्पल वाटर को ले सकते हैं, हालांकि वाटर इज एन एक्सेप्शन, कभी कभी वाटर एसिड की तरह भी बिहेव करता है। एनीवेज हम वाटर को थोड़ा सेपरेटली डिस्कस करेंगे अलग से। और अगर बात करें गैशियस बेस की, तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NH3, दैट इज अमोनिया। तो भाई बेस की कहानी भी लगभग समझ में आ गई। तो अब तीसरा नंबर किसका है? लेसन का नाम क्या था? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो अब सॉल्ट्स की बारी है। सॉल्ट वर्ड सुनते ही क्या याद आता है? नमक, जो हम खाने में यूज करते हैं, राइट। बट दैट इज नॉट द ओनली सॉल्ट, ऑब्वियसली दैट इज द कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। बट इसके अलावा भी कई सारे सॉल्ट्स होते हैं। इनफैक्ट सॉल्ट्स की अपनी आप में एक फैमिली होती है जो हमारे लिए सुपर यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट्स की खासियत क्या है, मतलब सॉल्ट्स को हम एसिड और बेस के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? इसका मेन कारण ये है क्योंकि सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया कि एसिड क्या होता है? जो बोलता है कि भाई H+ तुम ले लो, तो वो H+ देता है। बेस कौन होता है? जो H+ को लेता है। तो जब एक एसिड और एक बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो एक देने वाला दूसरा लेने वाला, तो दोनों का जो इफेक्ट है ना वो न्यूट्रलाइज कर जाता है। और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस तरह के रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज अ सॉल्ट। मतलब सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे कॉमन सॉल्ट की ही बात कर लें, NaCl की, तो NaCl कैसे बनता है? जब NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है रिएक्ट करता है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, उस समय क्या होता है? NaCl बन जाता है और H2O बन जाता है, तो सॉल्ट बनता है। तो हर समय जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है एक सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत आसान सवाल है मैम, क्योंकि सॉल्ट के बिना तो हम खाना ही नहीं खा पाते हैं। सॉल्ट से खाने में टेस्ट आता है ना। वेल दैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड रीज़न। बट इसके अलावा सॉल्ट के और भी कई सारे यूज़ है। अगर हम सिर्फ कॉमन सॉल्ट NaCl की भी बात करें तो ये प्रिजर्वेशन के भी काम आता है। कभी ध्यान दिया है अगर मम्मी दादी लोग पिकल्स बनाती है, अचार डालती है, तो उसमें सॉल्ट अच्छे क्वांटिटी में डालती है। क्यों? बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिजर्विंग स्टफ, ठीक है। इसके अलावा कई और सॉल्ट है जो भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक सॉल्ट है और ये यूज़फुल होता है टू ट्रीट इन्फेक्शंस। इनफैक्ट बहुत बार जब स्किन में किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ पर काम आता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो चलो सॉल्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और साथ ही साथ ये देखते हैं कि यार सॉल्ट्स जो है ना ये वेराइटी ऑफ कलर्स में पाए जाते हैं। जैसे अपना जो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है ये तो वाइट होता है, लेकिन अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो ये पर्पल होता है। अगर हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड की बात करें तो ये रेड होता है। अगर बात करें सोडियम क्रोमेट की तो वो येलो होता है। अगर बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की तो वो ऑरेंज होता है। अब मान लो बच्चों आपके को एक सामान दे दिया गया और पूछा गया कि ये बताओ कि ये एसिड है या बेस, कैसे बताओगे?
राइट मतलब ऐसा कोई टेस्ट होता है क्या मैम जिससे हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है? ऑफ कोर्स होता है। क्यों होता है और कैसे होता है वो बताती हूँ मैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एसिड के साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं और बेसिस के साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इनफैक्ट अभी मैं ऐसी कई चीज़ों के बारे में बताऊँगी जिनमें उनका कलर चेंज होता है जब वो एसिड के साथ होते हैं, उनका कलर कुछ और हो जाता है जब वो बेस के साथ होते हैं, या फिर उनका जो स्मेल है वो एसिड के साथ कुछ और होता है और उनका स्मेल बेस के साथ कुछ और होता है, राइट। और इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, क्योंकि ये सब्सटेंसेस इंडिकेट करते हैं कि एक गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो जैसे ही हम एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो पहला इंडिकेटर जो दिमाग में आता है दैट इज द लिटमस पेपर। याद है बचपन से ही हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि भाई अगर एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डाल दोगे तो क्या होगा, इसका ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा, और वहीं अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक मेमोरी टिप क्या है, ABR। ABC तो सबको पता है, ABR मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस हो जाता है रेड, उसी तरह BRB यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस हो जाता है ब्लू। ठीक है, इनफैक्ट जब हम लिटमस की बात करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ये एग्जैक्टली आता कहाँ से है? तो लिटमस इज एक्चुअली अ पर्पल डाई जो डिराइव किया जाता है फ्रॉम लाइकेन, जो कि एक तरह का प्लांट होता है। अगर आपने बायो पढ़ी है तो वहाँ पर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लाइकेन, तो उस प्लांट से ये पाया जाता है। तो लिटमस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें जो पर्पल कलर का होता है, अगर इसमें अगर हम कोई न्यूट्रल चीज़ डाल दें तो इसका कलर चेंज नहीं होता है, इसका कलर एज इट इज़ रह जाता है। एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है एसिड बेस इंडिकेटर का, रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज देखा है कभी? आई एम श्योर इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट रेड कैबेज के जो लीव्स होते हैं ये भी एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि ये अपना कलर चेंज करते रहते हैं इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन बेसिक सॉल्यूशन एंड इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, राइट। तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर हो जाता है रेड, बेसिक सॉल्यूशन में इनका कलर हो जाता है ग्रीन, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इनका कलर हो जाता है ब्लू। तो मतलब तीनों तरह के सॉल्यूशन में 3 डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं इनमें, राइट। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इनके कलर्स हो जाते हैं RGB। RCB तो पता ही होगा, रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर, तो RCB से याद रख लो RGB, राइट, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 कलर्स कब होते हैं रेड कैबेज लीव्स के? जब इसे आप डालोगे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। इसके अलावा टर्मरिक भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है। टर्मरिक बोले तो हल्दी, अगर इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका कलर येलो ही रहता है, लेकिन जैसे ही इसे बेस में डाल दो तो इसका कलर हो जाता है रेड। अगर चाहो तो इसे आप घर पे अपना एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर सकते हो, बिकॉज घर में आपके किचन के अंदर हल्दी भी मिल जाती है, किचन के अंदर आपको एसिड भी मिल जाता है लेमन, और किचन के अंदर आपको बेस भी मिल जाता है जैसे कि बेकिंग सोडा। और भी कई सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि फेनोल्फ्थैलिन। ये एसिड में कलरलेस रहता है लेकिन बेस में इसका कलर हो जाता है पिंक। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज जो एसिड में हो जाता है पिंक कलर का और बेस में हो जाता है येलो कलर का। तो बच्चों ये जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर्स अभी तक हमने डिस्कस किए ये सारे कैसे थे? जो एसिड या बेसिक सॉल्यूशन के बेसिस पर अपना कलर बदल लेते हैं, राइट। तो एक रफ आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब इसी तरह से एक और कैटेगरी के एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं जो बेसिकली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी बोले तो समथिंग रिलेटेड टू ऑडर या स्मेल। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका स्मेल चेंज हो जाता है व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। मतलब जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, इसके बेसिस पे इन इंडिकेटर्स का स्मेल चेंज हो जाता है। यस, एंड वन एक्सेलेंट एग्जांपल इज अनियन, प्याज। प्याज जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन के टच में आता है तो इसका जो स्मेल है ये परसिस्ट करता है। अनियन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, राइट, दैट स्मेल परसिस्ट। बट अगर ये किसी बेस के कांटेक्ट में आए, मतलब कोई बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप अनियन को डिप कर दो तो इसका स्मेल डिसअपीयर कर जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर बात करें वैनिला एसेंस की, वैनिला एसेंस का भी एक स्मेल होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, राइट। तो इसे भी अगर हम एक एसिड के साथ डाल दें तो इसका स्मेल परसिस्ट करता है, लेकिन अगर हम इसे एक बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें तो इसका स्मेल डिसअपीयर कर जाता है। तो इनके इस तरह से हम स्मेल के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है या जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक।
अब बात करेंगे हमारे यूनिक एक्सेप्शनल पानी यानी कि वाटर की। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वाटर की खासियत ये होती है कि ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब जैसी ज़रूरत वैसा बिहेवियर, राइट, यू नो, वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी। तो वाटर कुछ रिएक्शंस में एसिड की तरह बिहेव करता है, कुछ रिएक्शंस में बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज H2O इज रिएक्टिंग विथ H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वाटर ज़रूरत पड़ने पे H+ डोनेट करके OH- बना सकता है। तो यहाँ पर वाटर किसकी तरह बिहेव किया? एसिड की तरह, क्योंकि इसने H+ डोनेट किया। ज़रूरत पड़ने पे जो दूसरा वाटर है वो H+ को एक्सेप्ट करके बना सकता है H3O+। तो यहाँ पर वाटर किसकी तरह बिहेव किया? इसने H+ को लिया, यानी कि इसने बेस की तरह बिहेव किया, राइट। तो इस रिएक्शन को देखकर हमें साफ साफ पता लगता है कि यार वाटर दोनों चीज़ों के केपेबल है, H+ देने के भी केपेबल है और H+ लेने के भी केपेबल है। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, वो एक्चुअली न्यूट्रल होता है, वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। लेकिन द मोमेंट वी टॉक अबाउट वाटर इन जनरल, हम बेसिकली टैप वाटर की बात करते हैं। तो इस तरह के वाटर में आयंस होते हैं और इन आयंस के प्रेजेंस की वजह से ही ये एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। अचार यानी कि पिकल को कभी कॉपर के कंटेनर में बिल्कुल मत डालो। क्यों? क्योंकि पिकल में होता है लेमन और लेमन में होता है एसिड। एसिड रिएक्ट करता है कॉपर के साथ और बना देता है पॉइजनस ऑक्साइड्स। इनफैक्ट इतना ही नहीं, मेटल के साथ एसिड्स और बेसिस के कई और रिएक्शंस भी होते हैं जो हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जिसमें हम देखते हैं एसिड और मेटल साथ में रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। होता क्या है? होता कुछ यूँ है कि जो अपना मेटल है ना, ये बहुत ही तेज़ है, बहुत ही शातिर है। ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेता है एंड दैट्स हाउ वी गेट अ सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज एक एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एक मेटल है जिंक, ठीक है। तो जिंक मेटल है जो शातिर है, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, हाइड्रोजन वहाँ से हाइड्रोजन को H2SO4 से भगाएगा और खुद आके वहाँ चिपक जाएगा और बना देगा जिंक सल्फेट विच इज़ अ सॉल्ट, और हाइड्रोजन बेचारा अलग से निकल जाएगा, राइट। सो दिस इज आवर रिएक्शन। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह का रिएक्शन सारे मेटल्स शो करते हैं? तो इसके लिए हम देखेंगे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पहले भी पढ़ रखी है, जब कभी भी हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम वगैरह। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह, राइट। तो अगर आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखो तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि वो हाइड्रोजन को किक मार के बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जब कभी भी आपके पास कोई रिएक्शन दी हुई हो जिसमें आप देख रहे हो कि एक एसिड के साथ एक मेटल रिएक्ट कर रहा है, सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को सोचने की कोशिश करो। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि अधिकतर मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर ही है, तो बेसिकली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इसके अलावा बाकी सारे मेटल्स तो हाइड्रोजन के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो ये सारे मेटल्स अगर हैं तो ये हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले लेंगे और बना देंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन अलग से निकल आएगा। अब देखते हैं बेसिस का रिएक्शन विथ मेटल्स। अब एसिड के केस में तो भाई सभी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे थे, बट बेसिस के केस में सिचुएशन थोड़ा अलग है। कुछ ही मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और साथ में H2 निकलता है, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिस की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। कंफ्यूज मत होना, पहले मैंने बताया था H+ आयन के बारे में कि एसिड H+ आयन देता है और बेस H+ लेता है, राइट। बट फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात कर रही हूँ। जो बेस होता है वो H+ एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन देता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेस भी इलेक्ट्रॉन देने के मूड में होता है और मेटल्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बाहर जो है ना स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 1, 2, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, तो वो उन्हें देना चाहता है। तो भाई अब दोनों ही देना चाह रहे हैं, कोई लेना नहीं चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपस में रिएक्शन कैसे होगा? नहीं होगा, राइट। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल मेटल्स हैं जिनके साथ बेस का रिएक्शन होता है, जैसे कि जिंक, जैसे कि एल्यूमिनियम।
ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों मेटल्स की खास बात है कि ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब इनकी ये खासियत होती है कि ये एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज देयर स्पेशलिटी। ठीक है, तो चलो देखते हैं जिंक के साथ रिएक्शन कैसा होता है बेस का। तो बेस के तौर पे लेट्स से वी टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Zn। ठीक है, तो यहाँ पर H2 अलग से निकल जाएगा और बन जाएगा सोडियम जिंकोएट विच इज अ सॉल्ट। एसिड्स और बेसिस के रिएक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो सबसे जबरदस्त सबसे पॉपुलर रिएक्शन होता है दैट इज द एसिड बेस रिएक्शन, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो एसिड क्या टेंडेंसी होता है? H+ देने का। बेस क्या टेंडेंसी होता है? H+ लेने का, राइट। तो जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो सोचो क्या कमाल की दोस्ती है, राइट। एक को H+ देना है, दूसरे को H+ लेना है। तो क्या होता है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं कि भाई तुमने पैसे दिए थे, मैंने पैसे ले लिए, हो गया, बात खत्म, राइट। तो इसीलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि एसिड भी न्यूट्रलाइज, बेसिक नेचर भी न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस रिएक्शन के दौरान जो बनता है दैट इज सॉल्ट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, जब रिएक्ट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट प्लस H2O। इसके बारे में हमने तब भी डिस्कस किया था जब हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो चलो अब देखते हैं एसिड्स के रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल बाइकार्बोनेट्स बोले तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, मेटल कार्बोनेट जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और मेटल बाइकार्बोनेट बोले तो NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन देखेंगे। तो एक एसिड के साथ रिएक्ट करके चाहे सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है एक सॉल्ट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में H2O। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट एन एसिड HCl। ठीक है, तो Na2CO3 के साथ जब HCl रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। उसी तरह NaHCO3 के साथ जब HCl रिएक्ट करता है तब भी हमें मिलता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पर एक बात है जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि बेसिस जो है ये मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देख रहे हो बेसिस का जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा सा कम है। रीजन मैंने बताया था, बेसिस जो है ये मेटल्स के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो तो जिंक और एल्यूमिनियम एक्सेप्शन था। तो उसी तरह से याद रख लो कि बेसिस जो है ये मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर कभी ऐसा सवाल पूछ दिया जाए कि भाई एक बेस है लेट्स से NaOH है और इसने रिएक्ट किया Na2CO3 के साथ, तो बताओ क्या होगा? तो ऐसा रिएक्शन नहीं होगा। चलो बच्चों अब देखते हैं एसिड्स का रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। एक मेटल ऑक्साइड सोचो, लेट्स टॉक अबाउट कॉपर ऑक्साइड CuO। CuO के साथ जब एक एसिड रिएक्ट करता है जैसे कि HCl, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सॉल्ट और साथ में H2O। जैसे कि यहाँ पे हमें मिलता है CuCl2 कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट और साथ में H2O। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप कि एसिड को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराओ तभी भी आपको सॉल्ट मिलता है, एसिड को अगर आप मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ तभी भी सॉल्ट मिल रहा है, एसिड को अगर रिएक्ट कराओ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ तभी भी आपको सॉल्ट मिल रहा है। तो बेसिकली सॉल्ट फॉर्मेशन के कई तरीके हैं फ्रॉम एसिड, है ना। ओके, तो यहाँ से एक और चीज़ हमें देखने को मिली कि यार एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ मिलके सॉल्ट बनाया और हमें क्या पता है कि एसिड बेस के साथ मिलके भी सॉल्ट बनाता है। क्या ये प्रूफ नहीं करता कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं? मतलब मेटल ऑक्साइड्स जो है ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। Exactly, that is what is getting proved, that metal oxides are basic in nature. अब भाई जब हमने ये प्रूव कर दिया कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो क्या इसका ये मतलब हो गया कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर? चलो इसे भी प्रूव कर देते हैं। कोई एक नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट CO2। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, कार्बन का ऑक्साइड CO2, सो दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसी बेस के साथ, क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना है कि CO2 एसिडिक है। ठीक है, तो बेस के साथ रिएक्ट करके इसे सॉल्ट और वाटर बनाना चाहिए। ठीक है, तो CO2 को लेट्स से हमने रिएक्ट कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH2, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉल्ट है, तो हमें क्या मिल गया? सॉल्ट एंड वाटर।
राइट तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। अब आप ये बोलोगे कि मैम थोड़ी देर पहले आपने बोला कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक नेचर का है, क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है। बट एसिड तो और भी कई चीज़ों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा था। एक्चुअली आपको पूरा प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके एसिड सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, राइट, एंड बेस के साथ रिएक्ट करके भी ये एग्जैक्टली सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, राइट। बट दूसरे चीज़ों के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना रहा है, बट साथ में किसी में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O बना रहा है, तो और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, राइट। क्लियर हो गया ये? ओके। तो अभी यहाँ से हमने क्या सीखा कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेसिक नेचर के, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं एसिडिक नेचर के। अब चूंकि यहाँ पर हम मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स वगैरह की बात कर रहे हैं, सो लेट अस टॉक अबाउट फ्यू यूनिक ऑक्साइड्स, जैसे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब ही होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। तो कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, जैसे जिंक का ऑक्साइड ZnO, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। जिंक का ऑक्साइड जो है ये एसिड HCl के साथ रिएक्ट करके बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस H2O, यानी कि सॉल्ट प्लस H2O। तो ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है कि भाई जिंक का जो ऑक्साइड है ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है, यानी कि ZnO जो है ये बेसिक नेचर का है। दूसरी तरफ यही ZnO जब NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तब वो क्या बना रहा है? तब वो बना रहा है सोडियम जिंकोएट प्लस H2O। तो वहां पर भी ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है, और ये दूसरा वाला रिएक्शन क्या शो कर रहा है कि जिंक ऑक्साइड जो है ये एसिडिक नेचर का है। तो इसी वजह से ये जो ऑक्साइड्स हैं, इस तरह के ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों ही शो करते हैं। वैसे बच्चों स्पेशल कैटेगरी एक और भी होती है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी होते हैं जो ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं ना ही बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल, ना इधर का ना उधर का, राइट, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब चूंकि हम एसिड और बेसिस के रिएक्शंस की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस को डिस्कस करना जरूरी है, विच इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब जब हम एसिड या बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एसिड को पानी में डिसॉल्व करने का जो ये प्रोसेस होता है ये हाईली, वेरी हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन के दौरान खूब सारा हीट जनरेट होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको एसिड का डाइल्यूशन करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी एसिड के अंदर, किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर अगर थोड़ा सा पानी मिलाओगे तो उसमें इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी कि वो मिक्सचर बाहर स्प्लैश आउट कर सकती है और उससे बर्न्स भी हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए किया क्या जाता है कि वाटर में थोड़ा थोड़ा करके एसिड मिलाया जाता है, और वो भी थोड़ा मिला के उसको स्टीयर किया जाता है, फिर थोड़ा मिला के उसको स्टीयर किया जाता है, ताकि अचानक से बहुत सारा हीट जनरेट ना हो, ठीक है। ओके, तो अब चलो देखते हैं कि ठीक है, चलो भाई सारे प्रिकॉशंस लेके हमने आराम आराम से डिसॉल्व कराया या आराम आराम से हमने डाइल्यूशन का प्रोसेस किया। बट एक्चुअली होता क्या है, जब एक एसिड वाटर के अंदर जाता है तो वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही ये वाटर के अंदर जाता है तो जो H+ आयंस होते हैं ना, वो एसिड को छोड़ के निकल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब HCl में से H+ आयंस निकल आते हैं, बट अब ये इन H+ आयंस के साथ ये दुविधा भी होती है कि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये H+ आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+, ठीक है। अब ठीक इसी तरह जब हम बेस का डाइल्यूशन करते हैं, जब हम बेस को वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, बेस में से निकल के आ जाता है OH- आयंस, राइट। जैसे मान लो अगर NaOH है, NaOH को जब हम वाटर में डाइल्यूट कराते हैं तो क्या होता है, इसमें से OH- निकल आता है, Na+ और OH- अलग हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से एसिड्स और बेसिस का होता है डाइल्यूशन। भाई अब एसिड बेसिस के डिस्कशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ठीक है। जब हम कहते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड वीक है, कोई बेस स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस वीक है, ऑल वी वॉन्ट टू से इज अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब है वो बहुत सारे H+ आयंस दे सकता है। अगर एक बेस स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब वो बहुत सारे OH- आयंस दे सकता है। ठीक उसी तरह से अगर वीक है तो वो कम H+ आयंस देगा या वो कम OH- आयंस देगा,
ठीक है। तो मतलब किसी भी एसिड या बेस का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ H+ या OH- आयंस दैट इट वुड जेनरेट, ठीक है। अब आम तौर पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्केल, जिससे हम ये मेजर कर सके कि भाई कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कम स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो एक ऐसा ही स्केल बनाया गया विच इज़ कॉल्ड pH। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और pH को अगर तरीके से डेफिनेशन देखा जाए तो pH को डिफाइन किया जाता है एज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट हम इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, इस लेवल पे हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट येस हायर क्लासेस में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि pH की जो वैल्यू है ना वो इस बेसिस पे निकाली जाती है कि ये जो आयंस है इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हाइड्रोनियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो pH की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते अप टू 14, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस के pH की वैल्यू 7 है, यानी कि वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। अगर उसके pH की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और अगर उसके pH की वैल्यू 7 से अधिक है तो वो बेसिक है, ठीक है। तो pH का वैल्यू निकलता कहाँ से है, जैसे कि मैंने बताया माइनस लॉगरिदम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो इससे कैलकुलेट करके ये जो 14 का जो ये स्केल है ना, इसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, और ये वैल्यू हमें बताती है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अब अगर आप चाहो तो आपके आसपास के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता है कि दिस इज़ एसिडिक, जो आपको पता है कि इट इज़ बेसिक, तो उनके आप pH को देख सकते हो कि यार मतलब किस चीज़ का pH कितना है। तो चलो भाई pH की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस तो मैं ही आपको बता देती हूँ। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी जो बॉडी है इट वर्क्स इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8 pH। देखो कितना छोटा सा एक नैरो रेंज में ही हमारी बॉडी काम करती है। अगर ये pH रेंज के बाहर चला जाए, अगर हमारा pH इसके बाहर चला जाए तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाएगी। इनफैक्ट हमारी बॉडी ही नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स सभी जो है ना एक बहुत ही नैरो pH रेंज में ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने एसिड रेन के बारे में सुना है, राइट। मतलब ऐसा रेन जिसमें जो रेन वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी जो pH की वैल्यू है ना, एसिडिक मतलब pH की वैल्यू 7 से कम होते होते चली जाती है लगभग 5.6 तक। तो जब ऐसी एसिड रेन होती है और ये पॉन्ड्स या लेक्स पे जाती है ऐसी पानी, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो रहते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनका वहाँ पे सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें सॉइल की, तो सॉइल के लिए भी जो परफेक्ट जो ऑप्टिमम pH का रेंज होता है दैट इज़ बिटवीन 6 to 7.5। अगर बात करें हम अपने स्टमक की जिसमें होता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका pH का रेंज होता है समवेयर बिटवीन 1.5 to 3.5। इनफैक्ट ऐसे तो एसिड होता है हमारे पेट के अंदर, बट ये हमें हार्म नहीं करता है। इनफैक्ट ये एसिड हेल्प करता है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में। लेकिन कभी कभार जब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है पेट में। मतलब इस एसिड का यहाँ पर जो हमारा स्टमक का जो एनवायरनमेंट है उसका जो pH का लेवल है वो और घट जाता है, एंड दैट इज़ वेयर हमें बर्निंग सेंसेशन होती है, हमें डिस्कम्फर्ट होता है। और तब हमें कौन मदद करता है, एंटासिड, जो कि बेस है जो एसिड के इस एसिडिक चीज़ को, एसिडिक इफेक्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो बी है ना उसने आपको स्टिंग कर लिया हो, जैसे हनी बी वगैरह होती है ना जो ऐसे काट लेती है, ततैया ऐसे काट लेती है और वो जगह बहुत ज़्यादा लहरता है, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, तो बी स्टिंग जो है ये आपके बॉडी में छोड़ देता है एक एसिड जिसका pH रेंज होता है समवेयर बिटवीन 5 to 5.5। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी बॉडी वर्क करती है इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है। टूथ डीके की अगर बात करें, हमारे दांत खराब क्यों होते हैं, जब हमारे मुंह के अंदर का जो pH है वो 5.5 से नीचे चला जाता है। मतलब मुंह के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। अब आप पूछोगे कि एसिडिक कैसे हो जाता है, एसिड कौन प्रोड्यूस करता है। हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया बहुत सी जगहों पे होते हैं, राइट। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। ये बैक्टीरिया जब हमारे मुंह के अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स लेफ्ट ओवर रह जाते हैं तो उन फूड पार्टिकल्स का डिग्रेडेशन करते हैं, उनको और ज़्यादा डिकम्पोज करते हैं और उस दौरान एसिड्स प्रोड्यूस होता है। एसिड के प्रोडक्शन की वजह से माउथ के अंदर का जो pH है वो ड्रॉप हो जाता है, एंड इट ड्रॉप्स टू समवेयर अराउंड लेट्स से 5.5।
और जब ऐसा pH का ड्रॉप हो जाता है तभी हमारा टूथ का डीके शुरू होता है। तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका है कि कुछ भी खाने के बाद वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर माउथ, ताकि हमारे मुंह के अंदर कुछ भी फूड पार्टिकल्स रह ना जाएं। दूसरा तरीका, जैसे कि हम सभी को बोला जाता है राइट, एवरी मॉर्निंग ब्रश योर टीथ। हम ब्रश क्यों करते हैं? हम ब्रश किस चीज़ के साथ करते हैं? टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट में क्या होता है? टूथपेस्ट में होता है बेस, राइट। तो ये बेस जो है हमारे मुंह के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट जो बन रहा होगा शायद, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि भाई खाने के बाद मुंह धोना बहुत ज़रूरी है और हर दिन सुबह टूथपेस्ट के साथ ब्रश करना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। जैसा कि मैंने बताया, सॉल्ट का मतलब सिर्फ हमारा कॉमन सॉल्ट ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे और सॉल्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे तरह के सॉल्ट्स की बात करेंगे, बट उससे पहले एक बात क्लैरिफाई कर देती हूँ कि सॉल्ट बनने का जो तरीका है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट जो है, ये सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही नहीं होता है, बल्कि कई सारे और रिएक्शंस हैं जिससे सॉल्ट बनता है। इनफैक्ट अभी अभी हमने खुद देखा कि एसिड के साथ कई चीज़ों के रिएक्शन होने पर हमें सॉल्ट मिलता है। सबसे पहला, द मोस्ट ऑब्वियस वन, एसिड प्लस बेस से हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। एसिड के साथ जब मेटल का रिएक्शन होता है तब भी हमें सॉल्ट मिलता है, जैसे कि मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करता है एसिड H2SO4 तो हमें मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट विच इज अ सॉल्ट, प्लस एक मेटल और एक नॉन मेटल के रिएक्शन से भी हमें सॉल्ट मिलता है, जैसे कि कैल्शियम जो कि एक मेटल है, जब क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड विच इज अगेन अ सॉल्ट। एक बेस और एक एसिड एनहाइड्राइड के रिएक्शन से भी सॉल्ट मिलता है। बेस बोले तो NaOH, एसिड एनहाइड्राइड बोले तो Cl2O। इनके रिएक्शन से भी हमें सॉल्ट मिलता है विच इज NaClO। ठीक उसी तरीके से एक एसिड और एक बेस एनहाइड्राइड के रिएक्शन से भी हमें मिलता है सॉल्ट, जैसे कि लेट्स से एसिड के नाम पे लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 और बेस के नाम पे, बेस एनहाइड्राइड के नाम पे लेते हैं Na2O। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? सॉल्ट, दैट इज सोडियम का नाइट्रेट NaNO3 प्लस H2O। सॉल्ट्स तब भी बन सकते हैं जब दो डिफरेंट अलग अलग सॉल्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन करें। जैसे मान लो अगर लेड का नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है कंबाइन करे सोडियम के सल्फेट के साथ जो कि एक और सॉल्ट है, तो उस केस में हमें क्या मिल जाता है? लेड का सल्फेट और सोडियम का नाइट्रेट विच आर अगेन सॉल्ट्स। तो इस तरीके से भी सॉल्ट्स बन सकते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि सॉल्ट्स बनने के भाई बहुत सारे तरीके हैं। इनफैक्ट एसिड के रिएक्शंस को तो हमने रिएक्शन देखने के दौरान भी देखा था, ठीक है। तो चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाए। जब बात करते हैं हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर हम कई कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि नॉर्मल सॉल्ट्स या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट बोले तो मतलब इनमें रिप्लेस करने लायक H+ आयंस हमें नहीं दिखते हैं, जैसे कि NaCl, जैसे कि Na2SO4, तो इसीलिए इन्हें हम न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। दूसरे होते हैं एसिड सॉल्ट्स। एसिड सॉल्ट्स मतलब ये वैसे सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर रिप्लेसेबल H+ आयंस होते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पर H+ आयन को कोई और रिप्लेस कर सकता है, जैसे कि NaHCO3। यहाँ पर ये जो H हमें दिख रहा है दिस इज रिप्लेसेबल H+ आयन, तो इसीलिए ये एसिड सॉल्ट है। तीसरा बेसिक सॉल्ट, नाम से पता चल रहा है कि इस सॉल्ट में बेस का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, मतलब जिस समय पर सॉल्ट बना था उस समय एसिड और बेस मिलके ये सॉल्ट बना था और बेस का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, मतलब बेस का पल्ला थोड़ा ज़्यादा भारी रहा होगा, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज बेसिक सॉल्ट, जैसे कि CuCO3 CuOH2। साफ साफ दिख रहा है कि भाई CuOH2 अभी भी इसके साथ चिपका हुआ है। सो दिस इज आवर बेसिक सॉल्ट। अगला है डबल सॉल्ट, जो कि बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। दो सिंपल सॉल्ट साथ में मिलकर कर बनाते हैं डबल सॉल्ट, जैसे कि लेट्स से पोटेशियम सल्फेट और सल्फेट। ये दोनों सॉल्ट्स हैं, दोनों सिंपल सॉल्ट्स हैं, ये दोनों साथ में मिल करके बनाते हैं पोटैश एलम। इसके बाद बात करेंगे हम मिक्स्ड सॉल्ट के बारे में। मिक्स्ड सॉल्ट मतलब ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसके अंदर जो नेगेटिव रेडिकल्स हैं Cl- और OCl-, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? जब आप अपने सीनियर क्लासेस में जाओगे यू विल लर्न अबाउट कॉम्प्लेक्स आयंस।
राइट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो ऑब्वियसली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो जब डिसोशिएट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स आयंस देते हैं, जैसे कि K4FeCN6। तो ये FeCN6 जो है ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। जैसे कि देख रहे हो, सिंपल तो ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, राइट। बट कॉम्प्लेक्स आयन एग्जैक्टली क्या होता है ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री में, जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। अब बच्चों यहाँ करेंगे कुछ बहुत ही लॉजिकल बातें। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आपको कैसा सॉल्ट मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को इक्वली न्यूट्रलाइज करेंगे, इस वजह से आपको मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन वीक बेस है, तो किसका पल्ला भारी है? एसिड का। तो ऐसे केस में आपको मिलेगा एक एसिडिक सॉल्ट। अगर आपके पास एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस का पल्ला भारी है, इसीलिए आपको मिलेगा एक बेसिक सॉल्ट। तो बच्चों अब जब हम सॉल्ट्स के बारे में इतनी बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो जो हमारा सॉल्ट है, मतलब जो हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl है, इसके बारे में थोड़ा स्पेशल डिस्कशन करना तो बनता है। वो भी इसलिए क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो है ये एक रॉ मटेरियल होता है टू मैन्युफैक्चर मेनी अदर थिंग्स। बाकी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में ये मदद करता है। जैसे NaCl से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl से बनता है ब्लीचिंग पाउडर, NaCl से बनता है वॉशिंग सोडा, NaCl से बनता है बेकिंग सोडा एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। तो चलो देखें कैसे बनती है ये सारी चीज़ें। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट से NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। तो जब हम NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट को रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ, वाटर के साथ, तो हमें मिलता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये पाया जाता है एनोड पे, और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और NaOH ये पाया जाता है कैथोड पे। तो चलो बच्चों देखते हैं कि कैसे हम NaCl से NaOH बनाते हैं। NaCl को जैसे जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर यानी कि H2O के साथ, तो हमें मिलता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो ये जो Cl2 है ये बनता है एनोड पे, जो H2 है ये बनता है कैथोड पे, और ये जो NaOH का सॉल्यूशन है ये भी कैथोड के पास में बनता है। तो अब ये जो हमने अभी प्रोसेस देखा जिसमें हम NaCl से बना रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस प्रोसेस के दौरान एनोड पे मिला था क्लोरीन। इसी क्लोरीन का अब हम यूज़ करेंगे टू मेक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सबको पता है इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग, राइट। ब्लीचिंग पाउडर से हम क्या क्या करते हैं? ऑब्वियसली टेक्सटाइल्स को ब्लीच करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल वगैरह को ब्लीच करने में काम आता है ये। इतना ही नहीं, ये एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। इसके अलावा ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट भी करता है, तो इट एक्ट्स एज अ गुड डिसइंफेक्टेंट, राइट। तो ब्लीचिंग पाउडर के तो भाई कई यूजेस है। तो चलो देखें इसको हम बनाते कैसे हैं। हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन को। ये क्लोरीन हमें कहाँ से मिला? पिछले रिएक्शन से, जब हम NaCl से बना रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उस समय क्लोरीन गैस निकला था एनोड पे। उसी क्लोरीन को हमने ले लिया और रिएक्ट करवा दिया CaOH2 के साथ, तो बन गया क्या? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और साथ में निकल गया H2O। तो इस तरीके से हमें ब्लीचिंग पाउडर भी जो मिला ये इनडायरेक्टली किससे मिला? कॉमन सॉल्ट से। तो बच्चों अगला नंबर है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा के यूजेस के बारे में कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग बेकरी आइटम्स के फैन हैं, चाहे वो कुकीज़ हो, चाहे केक हो, मफिन्स हो, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए चाहिए होता है बेकिंग सोडा। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी काम आता है, एंटासिड्स की तरह भी यूज़ होता है, राइट। तो बेकिंग सोडा बनता कैसे? NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं विथ CO2 प्लस H2O प्लस NH3, तो बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। NaHCO3 is basically सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज नथिंग बट बेकिंग सोडा। तो बच्चों देखा है ना, कॉमन सॉल्ट बड़े काम की चीज। तो इसी तरह बच्चों हमने खत्म किया है ये टॉपिक ऑन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर बिना स्किप किए पूरे ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा है तो आपके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कॉमेंट में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ, अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।